हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपी पीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। हमने क्रमबद्ध तरीके से 10वीं यूनिट और छठी यूनिट को समाप्त किया। पहली यूनिट हमने पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले आयोग द्वारा जो एग्जाम का टाइम टेबल है उसे चेंज कर दिया गया है। पहले हमारी परीक्षा 28 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन अब हमारी परीक्षा 23 जून को होने वाली है। अब ऐसी स्थिति में सभी स्टूडेंट असामंजस्य की स्थिति में हैं कि उनको प्री पढ़ना चाहिए या मेंस पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं पहले ही आपको सलाह दे चुका हूं कि अगर आपका प्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है तो आप सब लोगों को मेंस के लिए तैयारी के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर अनेक वीडियो आपको परेशान कर रहे होंगे कि मेंटोरशिप प्रोग्राम या ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम में आप मेंस की तैयारी करें। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो 4-5 साल से प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत परफेक्ट हो चुकी है, उन्हें बस अब एमसीक्यूज लगाने हैं। ऐसे स्टूडेंट मेंस के किसी एक हिस्से की तैयारी कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे निवेदन किया कि सर आप सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ाइए। आज से हम एक सीरीज के रूप में सोशियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज से हम सोशियोलॉजी को शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सब स्टूडेंट से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी प्री की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है तो आप मेंस की तैयारी अभी ना करें। मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप इसको ना पढ़ें। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप प्री पर ही फोकस करें। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देखिए, हर एक स्टूडेंट को सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसको सिलेबस याद होगा तो उसकी कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। सिलेबस के सेकंड पेपर में, जो कि 300 नंबर का पेपर होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, अ और ब। और इस ब पार्ट में हमें समाजशास्त्र पढ़ने को आदेशित किया गया है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पहले सिलेबस में केवल एक यूनिट समाजशास्त्र की हुआ करती थी। अब पूरा एक हिस्सा समाजशास्त्र का है, 150 नंबर का ये पार्ट हमारे एग्जाम में भूमिका निभाएगा। इसलिए इस पर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। आज से हम इकाई 1 पढ़ना शुरू करेंगे। आप सब लोग सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहली यूनिट का नाम है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। और आज इसी को हम समझ रहे हैं कि आधारभूत अवधारणा होती क्या है। पहले समाजशास्त्र क्या होता है वो समझेंगे, और फिर उसकी आधारभूत अवधारणा में कौन सी चीजें शामिल होती हैं उन पर फोकस करेंगे। अगर आप इसका अर्थ समझ गए तो आधारभूत अवधारणा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि समाज शास्त्र जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। देखिए, समाज शास्त्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में सोशियोलॉजी कहलाता है। और ये जो सोशियोलॉजी है ये दो अलग अलग भाषा के दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो सोशियस शब्द है ये लेटिन भाषा से का है, लेटिन भाषा के सोशियस से। और लोगस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें जो सोशियस शब्द है इसका अर्थ होता है समाज, और जो लोगस शब्द है इसका अर्थ होता है शास्त्र। आप याद रखेंगे तो इस प्रकार समाज का शास्त्र एक शब्द बन जाता है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट इस शब्द को नहीं समझ पाते। शब्द का अर्थ तो ये हो गया, समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, क्योंकि शास्त्र शब्द के स्थान पर हिंदी भाषा में विज्ञान शब्द भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ जो नए शब्द आ गए समाज और विज्ञान, पहले इनको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये अगर क्लियर हो गए तो आपको कन्वर्ट समझ में आएगा। समाज शास्त्र की इतनी सी परिभाषा कि समाज का विज्ञान है ये तो आम बात है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, इसका भाव क्या हुआ। तो पहले हम समाज को डिकोड करते हैं, फिर हम विज्ञान को डिकोड करेंगे। देखिए, समाज की परिभाषा की अगर बात की जाए तो समाज की परिभाषा क्या होगी। समाज की परिभाषा यह होगी कि भैया जो लोगों का समूह है, व्यक्तियों के, देखिए समाज जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जानवरों का समाज, एक मानव का समाज। तो जो समाज शास्त्र विषय है इसका कोई लेना देना नहीं है जानवरों या पशुओं के समाज से, इसका केवल मनुष्य से लेना देना है, मनुष्य के समाज से लेना है। तो मनुष्य जहां व्यक्ति और व्यक्ति 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 के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। मैंने इसको थोड़ा सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है कि समाज में पाए जाने या भूमि पर या एक क्षेत्र पर पाए जाने वाले व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों से
जो व्यवस्था जन्म लेती है उसे समाज कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अभी ये समझ नहीं आया होगा, इसको आगे में थोड़ा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। विज्ञान सरल शब्द है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, विज्ञान का अर्थ होगा किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप से किया गया अध्ययन। अब देखिए, इतना भी नादान नहीं बनिए, 5वीं 6ठी क्लास में हमें विज्ञान की परिभाषा सिखाई गई है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध किया गया अध्ययन ही विज्ञान है, या क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। तो अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो वही समाज शास्त्र है। यहां क्लियर हो गया होगा। अब समाज पर एक बार फिर से फोकस करते हैं। समाज क्या होता है? देखिए, समाज की परिभाषा हम समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। देखिए, कोई भी इंसान अपनी सभी आवश्यकताएं खुद तो पूरा कर नहीं सकता है। अनाज वो खुद उगा सकता है, लेकिन मसाले के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, जमीन की जुताई के लिए, या और अन्य कार्य, कपड़े बनाने के लिए, उसके गाड़ी की मरम्मत के लिए, सबके लिए उसे दूसरों लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ उन पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसलिए वो उनसे कुछ न कुछ क्रिया करता है। इसे हम अंतःक्रिया कहते हैं। अंत्यक्रिया करते हुए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। क्योंकि देखिए, जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से जब सामाजिक संबंध स्थापित करेगा या उनसे व्यवहार करेगा, तो अल्टीमेटली उनके बीच में क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंध निर्मित हो जाएगा। जैसे अब मैं अपने बच्चों से रोज बात अगर करने लगूं, मेरे आप जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आप, हमारे बीच में जब रेगुलर कम्युनिकेशन होगा तो हमारे बीच एक संबंध निर्मित हो जाएगा। तो व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, आप अपनी आवश्यकता के लिए मुझ पर या मुझसे जुड़ गए, इससे हमारे बीच में एक संबंध स्थापित हुआ। ये लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं। यह सब कुछ निश्चित नियमों के आधार पर होता है। अब देखिए, जब व्यवहार रेगुलर होने लगता है तो लोग नियम बना देते हैं, कुछ निश्चित नियम के आधार पर वो व्यवहार नियमित होने लगता है, और इन सब का मिला जुला स्वरूप या इन सब से मिलकर के बनने वाली व्यवस्था ही क्या बन जाती है? समाज बन जाती है। और समाज में मित्रता इसका एक बेस्ट उदाहरण हो सकता है, परिवार इसका एक बेस्ट उदाहरण हो सकता है, विवाह इसका एक बेस्ट उदाहरण हो सकता है, नातेदारी इसका एक बेस्ट उदाहरण होता है। नातेदारी, मित्रता, विवाह, ये सब क्या है? ये दो व्यक्तियों के बीच में संबंधों की एक व्यवस्था है, और इन्हीं बहुत सारे संबंधों से मिलकर के क्या बन गया? समाज। मुझे उम्मीद है कि अब शायद आपका समाज शब्द क्लियर रहा होगा कि समाज का अर्थ क्या होता है। हम और आगे चलते हैं। हम एक दो समाज शास्त्रियों के शब्दों में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मेकाइवर और पेज जो है वो एक परिभाषा देते हैं कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मेकाइवर और पेज ने क्या कहा? ये कहा कि सामाजिक संबंधों के ताने बाने को ही क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। देखिए, अब आप क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समाज शास्त्रियों के कोटेशन पर महत्वपूर्ण बल देना है, याद रखने हैं। मेकाइवर और पेज की परिभाषा आप याद रखेंगे। ऐसे ही एक और समाज शास्त्री जॉर्ज सीमेल, या ये क्या कहते हैं? समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। अंतःक्रिया द्वारा संबंधित कौन होंगे? जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। तो जो लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं उनसे एक अंतःक्रिया जन्म लेती है, और इस अंतःक्रिया से जुड़े हुए लोगों के समूह को ही क्या कह दिया? जॉर्ज सीमेल ने समाज कह दिया। अल्टीमेटली अर्थ यही निकल रहा है कि समाज क्या है? समाज मानव का एक ऐसा समूह है जहां लोग मिलकर के आपस में व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार से एक व्यवस्था जन्म ले लेती है, वही उनकी समाज कहलाती है। अब देखिए, समाज अलग अलग भी हो सकती है। ग्रामीण समाज हो सकता है, जनजातीय समाज हो सकता है। ऐसे समाज अलग अलग हो सकते हैं, हमें इन पर डिटेल में नहीं जाना है, हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ग्रामीण समाज क्या है? ग्रामीण लोगों का समूह। शहरी समाज क्या है? शहरी लोगों का समूह। जनजातीय समाज क्या है? जनजातीय लोगों का समूह, जहां वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यवहार करते हैं, और ये सब मिलकर भी एक बड़े समाज का निर्माण कर देते हैं। ये क्लियर रहा होगा। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो हम और आगे प्रयास करते हैं। अब हम विज्ञान पर फोकस करते हैं, उस दूसरे दृष्टिकोण से इस पहली बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप सबको ये तो क्लियर हो गया होगा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
लेकिन ये समाज का अध्ययन करना जरूरी है क्या? आज की तारीख में कितने प्रकार का अध्ययन होता है? तो हम पहले विज्ञान को समझ लेते हैं कि भैया विज्ञान तो होता है क्रमबद्ध अध्ययन। क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये जो क्रमबद्ध अध्ययन है इसके दो प्रकार हैं। आज की तारीख में स्टूडेंट जितने भी विषय पढ़ते हैं उनको केवल दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, इसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस। याद रखना, ये नेचुरल साइंस होता है। दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान, इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। याद रखना, सोशल साइंस। तो इस दुनिया में जितने भी हम कॉलेजेस में कोर्स करते हैं वे केवल दो भागों में बांटे जा सकते हैं, नेचुरल साइंस और सामाजिक साइंस। इनमें क्या अंतर है या ये दोनों क्या होते हैं? देखो भैया, जितने भी विषय जिनके पीछे विज्ञान लगा हुआ है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जैसे जंतु विज्ञान, जैसे जीव विज्ञान, जैसे मृदा विज्ञान, वो सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। जैसे पीसीएम आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इससे रिलेटेड जितने भी विषय हैं वो सब प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान क्या होते हैं? देखो भैया, ऐसे सारे विषय जिनका आप अनुमान लगा सकते हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में तर्क के आधार पर जिसे सिद्ध किया जा सकता है। तो जिन भी विषयों के ऑब्जेक्ट्स को, विषयों को जहां प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है वे सब नेचुरल साइंस बन जाएंगे। यहाँ पर सिद्धांत होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं। जैसे गणित में अगर हम बात करें तो हमेशा 2+2 4 ही होता है। अगर फिजिक्स में बात करें तो जो गति का जो डेफिनेशन है वो हमेशा, या किसी वस्तु पर बल लगाने पर वो हमेशा आगे की दिशा में ही बढ़ेगी या बल की विपरीत दिशा में वो गति करेगी, ये नियम है। तो जहां सिद्धांत निर्मित हो गए और वो फिक्स हो गए, जहां सिद्धांत फिक्स है, वो सब नेचुरल साइंस कहलाते हैं। लेकिन जहां समाज या परिस्थिति के अनुसार जो सिद्धांत है वो बदलते रहते हैं, वो सब सोशल साइंस कहलाते हैं। अब सोशल साइंस क्या होता है भैया? तो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस, समाज विज्ञान ऐसे विज्ञान जहां मानव समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सामाजिक विज्ञान कहलाता है, या ऐसा विज्ञान जो समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होता है सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहां मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है और मनुष्य की विभिन्न चीजों को अध्ययन किया जाता है। वहां तो क्या होता है? प्रकृति को केंद्र में, या जो वस्तुएं हैं उनको केंद्र में, या प्राकृतिक घटनाओं को केंद्र में रखा जाता है, या मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है। देखिए, जब मनुष्य को केंद्र में रखकर उसकी राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हैं तो राजनीतिक विज्ञान बन जाता है। जब मनुष्य के पैसे लेने देने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अर्थशास्त्र बन जाता है। जब मनुष्य की समाज का अध्ययन किया जाता है तो समाजशास्त्र नाम का सब्जेक्ट बन जाता है। जब मनुष्य के विचारों को या विचार वाले तत्व का अध्ययन किया जाता है तो दर्शन शास्त्र बन जाता है। और जब मनुष्य को केंद्र में रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो मनोविज्ञान नाम का सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट आप बना सकते हैं, और इसी में से एक सब्जेक्ट, हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट समाजशास्त्र, जो अब हमें पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ लेने पर, समझा लेने पर आपको क्लियर रहा होगा कि समाजशास्त्र क्या भला है। समाजशास्त्र एक विषय है जिसमें समाज का या मनुष्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य के जो संबंध व्यवस्था से बनी हुई व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, वही समाजशास्त्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस समाजशास्त्र सब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस में या तो मैकाइवर वे पेज की या जॉर्ज सिमेल की या समाजशास्त्र की परिभाषा आ जाएगी, या ऐसे कुछ फैक्ट पूछ ले जाएंगे। नवीन विज्ञान के जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्ट को है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है? भैया, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट को, क्या नाम है? अगस्त काम्ट। अगस्त और काम्ट, इनको दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहली बार 1838 में, कब? 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, और समाजशास्त्र के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। इसी कारण से समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो अगस्त काम्ट को कहा जाता है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एक और वैज्ञानिक थे जो उसी समय हुए जब समाजशास्त्र में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र शब्द उपयोग किया। इनका एक कोटेशन, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनको J.S. मिल भी कहा जाता है, तो J.S. मिल कहें या जॉन स्टुअर्ट मिल कहें, दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति के मतलब नाम का पर्याय है।
इन्होंने कहा कि भाई सोशियोलॉजी शब्द मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं की अवैध संतान है। दो अलग अलग भाषा से आपने नया शब्द बना दिया। तो जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का आइडिया दिया। इनका एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्री ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा, या किस समाजशास्त्री ने समाज शास्त्र को दो अलग अलग भाषाओं की अवैध संतान कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है। याद रखना वो जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने कहा। लेकिन फिर एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ये इनके समर्थन मतलब अगस्ट काम के समर्थन में आ जाते हैं और वो अपनी किताब का नाम रख देते हैं सोशियोलॉजी, जिससे ज्यादा फेमस शब्द हो जाता है सोशियोलॉजी, और फिर सोशियोलॉजी ही बना रहता है और सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में अपना स्वरूप ले लेता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम ही सोशियोलॉजी रख दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भैया सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर है। ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी विषय पे। देखो समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसको प्रमुखतः चार भागों में बांटा जा सकता है, या समाजशास्त्र के चार विषय पार्ट हो सकते हैं। पहला समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, कि भैया समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। दूसरी परिभाषा भी हो सकती है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, ऐसा भी बोल सकते हैं कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र है, दोनों सही है। अगला भी बोल सकते हैं समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, अर्थात जो मानव के समूह पाए जाते हैं, जैसे गांव में ग्रामीण लोगों का समूह, आदिवासियों का समूह, नगरीय लोगों का समूह, व्यवसायियों का समूह, उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र है। तो कुछ भी परिभाषा बोलो ले दे के पहुंचेंगे वहीं। और ऐसे ही बोला जा सकता है समाजशास्त्र सामाजिक अंतर क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, या फिर ऐसा कह दो सीधे से कि जहां अंतर क्रिया होती है, जहां दो लोगों के बीच संबंध बनता है, अंतर क्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो चार ही परिभाषाएं सही है, चारों का एक ही अर्थ निकलता है। अल्टीमेटली कहा जा रहा है कि मानव जहां आपस में व्यवहार करे और उससे एक व्यवस्था बने, मानव जहां व्यवहार करे, जहां आपस में मिलकर व्यवहार करे और उससे एक व्यवस्था का जन्म हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को समाज शास्त्र कहते हैं, या उसी को समाज कहते हैं। और इस व्यवस्था का अध्ययन ही समाजशास्त्र विषय कहलाता है। अब देखो समाजशास्त्र विषय का अध्ययन तो जब से मानव जन्म हुआ तब से हुआ होगा, लेकिन एक अध्ययन सब्जेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत अगस्ट काम्ट ने 1838 में की कि भैया ये भी पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हमें ये आइडिया मिल सके कि मानव कैसा कैसा व्यवहार कब कब किन किन स्थितियों में करता है, मानव की कौन कौन सी संस्थाएं, उन सब के बारे में ज्ञान इस सब्जेक्ट से मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखो किसी समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, और सामाजिक संबंध या तो कुटुंब के रूप में, या परिवार के रूप में, या नातेदारी के रूप में, या वंश परंपरा के रूप में, या गोत्र परंपरा के रूप में, या विवाह के रूप में, या समुदाय के रूप में, संस्था के रूप में, संघ के रूप में, संस्कृति के रूप में, उनके मानदंडों, मूल्यों, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, इन सभी रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सभी रूप जो है वो अल्टीमेटली इसके क्या हो जाते हैं, आधारभूत अवधारणाएं हो जाती हैं। देखो कोई भी समाज किन चीजों पर टिका हुआ है, वहां के लोगों के बीच संबंधों पर, और संबंध किन चीजों से बने हुए हैं, या तो परिवार से बने हैं, कुटुंब से बने हैं, या नातेदारी से बने हैं, या वंश से जुड़ करके बने हैं, रक्त संबंध से या विवाह संबंध से, या तो परंपराओं से जुड़े हैं या विवाह से। तो ये सब चीजें ही क्या हो जाती है, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, क्योंकि यही तो आधार है जिससे समाज जन्मा, वही आधारभूत अवधारणा है। और अगर आप बोर्ड से देखेंगे तो हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में पहली यूनिट में इन्हीं टॉपिकों को दिया हुआ है, और वो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है। अब शायद आपको क्लियर होगा कि यही टॉपिक क्यों दिए हैं समाजशास्त्र की पहली यूनिट में, और ये टॉपिक इसलिए दिए गए क्योंकि समाजशास्त्र का आधार ही इन चीजों पर टिका हुआ है। और इनका अध्ययन कि परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार कब टूट जाता है, परिवार की विशेषताएं क्या होती है, यही सब समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु के रूप में हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। ऐसे ही विवाह क्या होता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, समाज में कहां कौन सा विवाह प्रचलन में, विवाह किन चीजों से प्रभावित होता है, विवाह की विशेषताएं क्या होती है, विवाह के लाभ क्या है, विवाह की हानि क्या है, विवाह में समय के साथ क्या परिवर्तन आया, ये सब कुछ हम समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु या अवधारणा के रूप में पढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं।
देखो, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना कैसे रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने प्री जैसा एक एक वन लाइनर फैक्ट पढ़ लिया तो हमारा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भाई, ये गलत बात है। हमें मूलतः जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के विषय में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा परिभाषा, कि उस शब्द की परिभाषा क्या होगी। फिर विभिन्न विद्वानों की परिभाषा हमें उससे रिलेटेड पढ़नी होगी। फिर सेकंड, हमें उसके आवश्यक तत्व की वो किन किन चीजों से मिलकर बना, उसका एलिमेंट्स क्या है वो पढ़ने होंगे। फिर हमें उसकी विशेषताएं पढ़नी होंगी कि भैया ये चीज है, या विवाह है, या परिवार है, या समुदाय है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। फिर उसके कारक पढ़ने होंगे, उसके गुण पढ़ने होंगे, उसके दोष पढ़ने होंगे, उसके लाभ पढ़ने होंगे, उसके प्रकार पढ़ने होंगे, और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने होंगे। अगर किसी टॉपिक पर ये सब कुछ पढ़ लिया जाए, किसी भी टॉपिक पर, तो आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड 2 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 2 नंबर में परिभाषाओं से या छोटे छोटे हिस्सों से प्रश्न बन जाते हैं। 7 नंबर में किसी एक पॉइंट से कि विवाह की विशेषता बताइए, ये 7 नंबर का प्रश्न हो गया। और अगर 11 नंबर में पूछना है तो पूछ लेगा विवाह की विशेषता बताइए और वर्तमान में इसमें आए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ऐसा 11 नंबर का प्रश्न या 10 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हम जब भी कोई टॉपिक कवर करेंगे, हर एक टॉपिक के 2 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। हर एक टॉपिक के सारे प्रश्न मैं आपको लिख करके बताऊंगा, आंसर करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम समाज शास्त्र की एक विशेषता समझ लेते हैं जो मूल रूप से मुझे आप सब लोगों को बतानी है, कि मूलतः समाज शास्त्र सैद्धांतिक विषय के रूप में का जो अध्ययन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको सिलेबस की जो 5 यूनिट है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, याद करने की कोशिश करनी। तो जब आप उन 5 यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें मूलतः जो समाज शास्त्र है वो नहीं है, हमें उसमें से भारतीय समाज वाला, देखो सिलेबस का केवल भारतीय समाज वाला जो हिस्सा है वो हमारे सिलेबस की यूनिट के रूप में कवर किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, हो सकता है कि YouTube या अनेक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से आपको सोशियोलॉजी पढ़ाया जाए। नहीं भाई, आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सोशियोलॉजी है ही नहीं। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय समाज, अर्थात समाज शास्त्र का वो हिस्सा जो केवल भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, उस पर हमें फोकस करना है। एक एग्जांपल मैं आपको इसके लिए दे देता हूं। देखो, अगर हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ रहे कि राज व्यवस्था, तो फिर हमें पढ़ना होता है कि पूरी दुनिया में कैसी व्यवस्थाएं प्रचलन में है। लेकिन अगर वहां लिख दिया जाए भारतीय राज्य व्यवस्था, तो फिर हम केवल भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे ही जो समाज शास्त्र है, अगर वो हमारे सिलेबस में होता तो हमें फिर पूरे अवधारणाओं पर फोकस करना पड़ता। हमें हर चीज के हर पक्ष पर, कि इंडिया में क्या चलता है, पश्चिम यूरोप में क्या चलता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, वो सब पढ़ना होता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ समाज शास्त्र सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में भारतीय समाज है, तो हम जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उसके केवल भारतीय कंटेक्स्ट में उन चीजों को नोट किया जाएगा, बातों पर फोकस किया जाएगा। तो केवल भारतीय समाज हमारे सिलेबस में है, यही हमें फोकस करनी है। और आगे एक महत्वपूर्ण बात, कि हम सिलेबस की सारी यूनिट पर छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो, समाज शास्त्र सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसकी मूलभूत अवधारणाएं हमारे पहले पॉइंट में दी हुई है, जिन पर हम बात कर चुके हैं। भारतीय समाज में विभिन्न विविधता और चुनौतियां, इन पर हमें बात करनी है। तो ये दोनों यूनिट शुद्ध रूप से समाज शास्त्र का हिस्सा है, लेकिन भारतीय कंटेक्स्ट में इन दोनों को पढ़ना है। अगर हम तीसरी यूनिट पर फोकस करें तो यहाँ ग्रामीण और नगरीय समाज दिया हुआ है, और यहाँ भी आपको 73वां संविधान संशोधन, किसान आंदोलन, इन सब से रिलेटेड बातें समझ में आ जाएगा। ये भी भारतीय कंटेक्स्ट में है, लेकिन समाज शास्त्र का केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला समाज शास्त्र हमें यहाँ पर कवर करना है। और आगे बढ़े, चौथी यूनिट में अगर आप देखेंगे तो देखिए, समाज शास्त्र में वो हिस्सा भी आ जाता है जो राजनीति से संबंधित है, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। देखिए, जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो वो हो जाता है अर्थशास्त्र का विषय, लेकिन मनुष्य का व्यवहार भी तो उत्पादन को प्रभावित करता है। तो वो हिस्सा जहां मनुष्य के व्यवहार का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा जाए, वो कहलाता है समाज शास्त्र में अर्थव्यवस्था, या समाज शास्त्र का आर्थिक हिस्सा। तो इस रूप में समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंधित जो हिस्सा है वो हमें औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या के रूप में पढ़ना रहेगा। याद रखिए, देखिए, हम अगर भूगोल पढ़ते हैं तो वहां हमें पढ़ना होता है जनसंख्या।
अगर आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां भी जनसंख्या टॉपिक होता है, लेकिन वहां हम नंबर्स के रूप में जनसंख्या को नहीं पढ़ते हैं। वहां हम पढ़ते हैं कि भैया बच्चे पैदा करने की दर को समाज की कौन सी प्रवृत्तियां, कौन सी विशेषताएं जो है वो प्रभावित करती हैं। समाज, किस समाज में जन्म दर ज्यादा है, किस समाज में मृत्यु दर ज्यादा है, किन कारणों से जन्म दर ज्यादा है, किन कारणों से मृत्यु दर ज्यादा है, किस समाज में बाल विवाह का प्रचलन है, क्योंकि बाल विवाह समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु है। तो ऐसी चीजें समाजशास्त्र में पढ़ी जाती हैं जो है जनसंख्या से रिलेटेड, लेकिन उसका वो हिस्सा जो केवल सामाजिक है, जिनमें समाज से संबंध है, वो हम समाजशास्त्र में कवर करते हैं। अब हम 5वीं यूनिट पे आते हैं। देखिए 5वीं यूनिट जो है वो शुद्ध रूप से समाजशास्त्र नहीं है। एक सब्जेक्ट हुआ करता था सोशल इशू, क्या नाम हुआ करता था, सोशल इशू। तो ये जो यूनिट है ये सोशल इशू की यूनिट है, ये समाजशास्त्र का हिस्सा नहीं है। समाजशास्त्र में कभी भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा और गैर सरकारी संगठन, इनको नहीं पढ़ा जाता। ये सोशल इशू या सामाजिक मुद्दों का विषय है। तो ये यूनिट आप याद रखना, ये सोशियोलॉजी की यूनिट नहीं है, ये सोशियोलॉजी में पढ़ी भी नहीं जानी चाहिए। ये है सोशल इशू की, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि सोशल इशू की मूल विशेषता ही करंट अफेयर्स होती है। तो यहाँ सारे टॉपिक भी आपको करंट अफेयर्स वाले ही दिखेंगे, वही हमें पढ़ने हैं। यहाँ जो नीचे का हिस्सा है इस पर एक बार आप फोकस करो। मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, विवाह, रिश्तेदारी, ये सब भी सोशियोलॉजी में नहीं आता है। ये सब तो मध्य प्रदेश या हम जनजाति वाली यूनिट में पढ़ ही चुके हैं, तो इनको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। आप टेंशन फ्री हो जाएं, इतना हिस्सा आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये वाला हिस्सा हमें सोशल इश्यू में पढ़ना है। तो इस रूप में हम हमारा जो सोशियोलॉजी है इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। रोजाना हम सोशियोलॉजी का भी एक लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, और सिमिलरली प्री वाले जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो। रोजाना एक वीडियो प्री को फोकस करते हुए, एक वीडियो मेंस का फोकस करते हुए, और मैं कोशिश करूंगा कि एक तीसरा वीडियो भी रोज बन जाए जिसमें हम केवल एमसीक्यूज लगाना शुरू करें। मैं अपने कुछ सहयोगियों की मदद लूंगा इसमें। और आप सबसे भी निवेदन है, ऐसे बच्चे जो कि बहुत टैलेंटेड है वो पढ़ा सकते हैं, अगर वो निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित है। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। लेकिन आज के बाद आप याद रखिए, सोशियोलॉजी का जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस पर आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी होगी। ये तो केवल समझाने वाला पॉइंट था, सब्जेक्ट का नाम था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताया नहीं हूँ क्वेश्चन आंसर। लेकिन अब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस पर हमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी होगी। आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू।